हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा यूट्यूब परिवार पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास में ग्रुप डी के पेपर हल को देखेंगे। ठीक है, जो आपका संस्था पे कृष्णा क्लासेज पे ग्रुप डी का शनिवार को टेस्ट हुआ था उसका हम लोग पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोशिश है कि 2 पार्ट में पूरा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में आपके ग्रुप डी के मैथ के सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ बेहतर प्रश्नों के साइंस के न्यूमेरिकल को शामिल करते हुए आज की प्यारी सी क्लास आपके सामने रहेगी। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़े हैं नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ भी आपको पेपर मिल जाएगा, और जिन बच्चों के पास पेपर का पीडीएफ नहीं है वो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। और इस क्वेश्चन के साथ, इस सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन भी आपको रहेंगे साथ में। ठीक है, जिन बच्चों को पूरा पेपर का पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको पेपर का पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण सेशन तक जोड़िए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस ग्रुप डी के पहले प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहला प्यारा सा प्रश्न क्या करा, देखो ध्यान से। पहला प्यारा सा प्रश्न कह रहा है बच्चों, ये आपका पेपर है ग्रुप डी का जिसको शनिवार को कृष्णा क्लासेज पे ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, उसी का सलूशन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इसके साथ रहेंगे, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/2 है। 2 संख्याओं का योगफल 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/2 है। इन संख्याओं में से एक संख्या है। प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर कर दो, इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से सब प्यारे बच्चों आंसर कर दो। देखो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 9 है। देखो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोई 2 संख्या मान लेंगे। माना, एकदम प्रॉपर तरीका सिखा रहे हैं, माना संख्याएं x और y है। संख्या क्या मान लिया, x और y, दोनों का जोड़ उसने कहा प्यारे बच्चों 9 है। तो x प्लस y का मान 9, ये कंडीशन नंबर 1 कह दो, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या रखा प्यारे बच्चों, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/2 है। तो व्युत्क्रम का मतलब प्यारे बच्चों 1/x प्लस 1/y का योगफल 1/2 है। ये कंडीशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, उसके बाद इन संख्याओं में से एक संख्या है प्यारे बच्चों। अच्छा बताओ, इस प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो 1/x प्लस 1/y को जब हम लोग हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि एलसीएम तो x इंटू वाई आएगा, और ये आपका x प्लस वाई आएगा, और इसका मान बराबर 1/2 है। ठीक है बच्चों, देखो x इंटू वाई एलसीएम, तो ऊपर x प्लस वाई आया। प्यारे बच्चों x प्लस वाई का मान 9 दिया है, और हमारा x प्लस वाई का मान कितना, 1। देखो ध्यान से, यहाँ x प्लस वाई का मान 1 है और यहाँ पे x प्लस वाई का मान 9 है। तो हम कहेंगे सर 1 बराबर 9 के, 1 बराबर 9 के, तो 2 बराबर प्यारे बच्चों 9 दूनी 18 के। 1 बराबर 9 के दिया सवाल में प्यारे बच्चों। देखो x प्लस वाई का मान 9, तो 1 बराबर 9 के, देखो x प्लस वाई का मान 1, एक्स वाई का मान 2, तो x प्लस वाई का मान 9 दिया था। 1 बराबर 9 के, 2 बराबर 9 दूनी 18 के। अब ऐसी संख्या ढूंढो प्यारे बच्चों जिसके जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर 18 आए। तो कहेंगे सर हो तो गया, आपने हमारा काम आसान कर दिया। 6 त्रिक 18, गुणा करने पर 18 आए प्यारे बच्चों, हिट एंड ट्रायल। तो 6 त्रिक 18 और जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल, 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 ही आएगा। अब उसने क्या कर रखा प्यारे बच्चों, आपसे क्या कर रखा सवाल में, उसने कहा इन संख्याओं में से एक संख्या है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो मेरे भाई एक संख्या 6 है, ये आपका आंसर है। सभी प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा दोबारा से वीडियो को देखिएगा रोक के आराम से। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं कि 2 संख्या हमने माना x और y है, जोड़ x प्लस वाई का मान 9 और इनवर्स यानी रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/y का मान 1/2।
अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का मान हमारे हिसाब से 1, सवाल के हिसाब से 9, तो 1 की वैल्यू 9 तो 2 की वैल्यू 18। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसके गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर 9 आए। 6 3 18, 6 3 9, एक संख्या ऑप्शन में 6 है, लगा लीजिए। दूसरे प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं। होगा दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। चलिए दूसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। दूसरा प्यारा सा प्रश्न है, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, इसका पृथ्वी पर भार का। तो मेरे भाई किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, देखो साइंस का सवाल है, मैं लिख दे रहा हूं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर होता है 1/6 गुना पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार। इसको प्यारे बच्चों खाली जान लो, बस आराम से आपका सवाल लग जाएगा। 1/6 उस वस्तु का पृथ्वी पर भार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो प्यारे बच्चों कि हम यहाँ जमीन पे 80 किलो के हैं, तो जब 60 किलो के, मान लो एक आंकड़ा अच्छा मानो, 60 किलो के अगर हम हैं तो हमारा भार चंद्रमा पर 60 का 1/6 यानी हम लोग 10 किलो के चंद्रमा पर दिखेंगे, ठीक है। हम लोग का भार चंद्रमा पर 10 किलो महसूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे भार कितना है, 60 किलो, लेकिन पृथ्वी का जो भार होता है, चंद्रमा पे जो भार होता है उसका 1/6, ठीक है। चंद्रमा पे जो भार होता है पृथ्वी का 1/6, ठीक है। तो क्या सवाल में कह रखा है, किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का, तो 1/6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, 1/6 लगाएंगे। ये आपका राइट आंसर है, 1/6। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, नोट कर लीजिए। तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। चलिए तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने ले आ रहे हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से पूरी क्लास को देखिएगा, सारे आपके डाउट्स खत्म होंगे। मैथ और साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम, इस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन आप आएंगे, और 5वां नंबर भी आपका साइंस का है। कह रहा है 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को की ऊंचाई तक उठाया गया, ऊंचाई पूछा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। तो प्यारे बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके इस पेपर में है, 5वां ही है भाई, 5वां साइंस का सवाल है। स्थितिज ऊर्जा का एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। अब ऊर्जा दिया है 9800, भार दिया है प्यारे बच्चों 70, और जी का मान दिया नहीं होगा तो 10 लेते हैं, ठीक है। जी का मान 10 लेते हैं, और ऊंचाई आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। अब बताओ 2 0 यहां से खत्म हो गया ना भाई, खत्म हो गया ना। mgh पे रख दो खाली बस, 14 7 98, और h का मान प्यारे बच्चों आपका आ गया 14। ये रहा आपके किस विकल्प में है, मैं आपको आंसर बता दूं, ये ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखेगा, 14 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, 5वें का ए सही है, 14 मीटर आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर का 5वां नंबर प्रश्न है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग प्यारे बच्चों सवाल करते रहिए। चलिए छठा प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने सभी सहपाठियों को शेयर जरूर करेंगे आप, ठीक है। बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से आपको कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है। छठा प्यारा सा प्रश्न है आपके पेपर का। छठा प्रश्न नहीं करना आपको, जीएस का है। 7वां नहीं करना, साइंस का है, वो साइंस वाले सर करा देंगे आपको। 8वां मैं करा रहा हूँ, वर्क एंड टाइम का, नल और टंकी का सवाल है, ठीक है। अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा
पाइप इसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, ठीक है। तो कितना आसानी से हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अलग अलग समय पर दो पाइप, एक 5 घंटे और एक 8 घंटे। नल ए मान लो 5 घंटे में भर रहा है, नल बी अकेले 8 घंटे में भर रहा है। सी क्या खाली कर रहा है क्या भाई? हाँ खाली, सी जो है वो खाली कर रहा है 3.2 घंटे में, 3.2 घंटे में, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या हम इसको देखो, क्या हम इसको लिख सकते हैं 32/10 लिख सकते हैं ना भाई। और 32/10 को हम लोग लिख सकते हैं 16/5। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है। 3.2 घंटा लिखा है, हमने कहा भिन्न दशमलव हटा दो तो 32/10 कर देंगे, काटेंगे 16/5 और ये माइनस में काम करेगा क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। सी को माइनस दिखा दे, खाली करने का काम कर रहा है। तो मेरे भाई क्या मैं इस पूरे चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखो 5 का 8 का और 16/5 का एलसीएम ले लूं, वही काम हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 5 का 8 का और 16/5 का एलसीएम मेरे भाई। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, अभी बताएं कि किसका काम क्या है। आप केवल 5, 8, 16 का एलसीएम सोचो, 16×5 = 80, ठीक है। 5, 8 और 16 का एलसीएम सोचो मेरे भाई, तो कितना आएगा 16×5 = 80। 80 हो गया आपका काम, 80 क्या हो गया काम। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 16×5 = 80, इसकी क्षमता आ गई 16। इसका पहाड़ा पढ़ो 8 दाहियम 80, इसकी क्षमता हो गया 10। और इसकी क्षमता मेरे भाई तो इसका काम क्या है 16×5 = 80 और इसका गुणा भी करना है। 16×5 = 80 और 5 का गुणा 25। देखो 16×5 = 80 5 बार गया था और इस 5 का गुणा कर देंगे तो ये -25 काम करेगा। ये खाली कर रहा है इसलिए निगेटिव काम ले रहे हैं। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये तीनों एक साथ नल में टंकी में खोल दिए जाएंगे तो काम कितना करना है 80 काम। समय कितना लगेगा 80 काम करने के लिए। तीनों टंकी में खुले हुए हैं तो दो तो भरेंगे, 16 और 10 26 काम कर रहे हैं प्लस में और ये 25 काम माइनस में कर रहा है। तो प्लस में यक्के काम तो हो रहा है भाई। देखो आप बता दो, 3 नल टंकी में खुल गए, एक 16 लीटर भरा, एक 10, तो कितना गया टंकी में 26 लीटर गया। और तीसरा भी खुला है तो उसने 25 खाली कर दिया। तो 1 घंटे में यक्के काम हो रहा है ना। तो बताओ 80 काम करने के लिए क्या घंटे चाहिए 80 घंटे चाहिए। अब विकल्प में 80 घंटे नहीं दिया मेरे भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 80 घंटे का मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है तो 24 × 72 3 दिन हो जाएगा। 24 × 72 देखो 80 घंटे में 3 दिन तो लगेंगे। 24 × 72 उसके बाद 72 8 80 3 दिन 8 घंटे, 3 दिन 8 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। ये आपका आंसर है। बहुत प्यारा सवाल है, नोट कर लीजिए। 3 दिन 8 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी और ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है, 3 दिन 8 घंटे। छठे का ऑप्शन सी सही है, 3 दिन 8 घंटे। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। दोबारा से मैंने बहुत आराम से बताया है, जहां दिक्कत होगी दोबारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ 5, 8, 16 का एलसीएम 80 लिया। 5 का पहाड़ा 16 बार, 8 का पहाड़ा 10 बार और 16 का पहाड़ा 5 बार। इस 5 से गुणा 25 काम। अब 16 10 26 काम प्लस हो रहा है, 25 नेगेटिव हो रहा है, तो कुल मिला के 1 के काम हो रहा है। 26 से 25 गया 1 काम, 80 काम था, 80 घंटे लगेंगे और 80 घंटे को दिनों घंटे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलो आते हैं, इसको नोट करिए। अगला प्यारा सा सवाल लेते हैं, आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। चलिए अगले प्यारे से सवाल पे आपको लेके चलते हैं। देखते हैं कौन सा सवाल मैथ या साइंस का करने के लायक है अभी इसमें। अगला आपका है 8वां के बाद 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल पे सीधा आपको लेके चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल, ए और बी एक काम को 10 दिन में। देखो 13 नंबर सवाल पे आते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त करेगा। तो बहुत आसान सवाल है, हम लोग कह रहे हैं देखो ध्यान से, ए प्लस बी काम को कई दिन में कर रहे हैं भाई, ए प्लस बी काम को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 10 दिन में।
बी प्लस सी कर रहे हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में। एलसीएम ले लो मेरे भाई, कितना आएगा 60। एलसीएम आ गया 60, और एलसीएम ही टोटल काम होता है। अब बताओ 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 10 छक 60, इसकी क्षमता एक दिन में 6 काम करने की। इन दोनों की क्षमता एक दिन में 10 छक 60 6 काम करेंगे, और ये 15 चौके 60 ये दोनों 4 काम करेंगे, और ये 20 तियां 60 ये दोनों 3 काम करेंगे। अच्छा बताओ अगर हम इसको जोड़ दें पूरा, देखो इसको पूरा जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हर चीज़ 2 बार आया ना, देखो ए जुड़ेगा 2a, बी जुड़ेगा 2b, सी जुड़ेगा 2c, तो 2 कॉमन कर ले रहे हैं, 2a 2b 2c से 2 कॉमन कर लो, और इसकी क्षमता जोड़ लो मेरे भाई, 6 4 10 3 13 काम। फाइनली आपको ये मिल गया कि अगर 2a प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 13 काम करेंगे। अगर हम यहाँ से केवल a प्लस बी प्लस सी का काम निकालें एक दिन का, तो कहेंगे सर 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/2। अब कहा है मेरे भाई b अकेला, तो अच्छा बताओ ये a b c का एक दिन का काम है, और मुझे इसमें केवल b का चाहिए, तो हम a और c घटा देंगे। केवल b का चाहिए ना, तो a और c घटा देंगे, और a और c का एक दिन का काम कितना 3। तो अगर हमें b का चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 13/2 में से, अगर हमें b की क्षमता, मैं पूरा लिख दूं, अगर हमें b की क्षमता अकेले की चाहिए तो 13/2 में से a और c का घटा देंगे, 3 काम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 13 से 6 जाएगा 7 6 13, 7/2। ये b की क्षमता अकेले की हो गई 7/2। अब प्यारे बच्चों यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, एकदम आसान कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब आप बता दो काम कितना है 60 काम, और इसको b से करवाना है, तो 7/2 इसकी क्षमता है, 7 यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा, तो 60 दूना 120, और बटे में 7 दिन घंटे जो भी दिया होगा, क्या दिया भाई दिन दिया है, दिन लगा देंगे, 120/7 दिन में ये काम कर लेंगे। इतना प्यारा सवाल है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए 10 15 20 दिन में काम करते हैं। ठीक है, एलसीएम 60 आया। a प्लस बी की क्षमता एक दिन में 6 काम, b प्लस सी की क्षमता एक दिन में 4 काम, c प्लस ए की क्षमता 20 3 60 3 काम। अगर हम इस समीकरण को जोड़ेंगे तो हर चीज़ देखो 2a 2b 2c, तो हमने 2 बाहर कर लिया, 6 4 10 3 13। अगर a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालोगे 13/2 हो जाएगा। अब मुझे केवल b का काम चाहिए, किसका, b का, तो b का काम निकालने के लिए a और c घटा देंगे इसमें से, तो a और c का एक दिन का काम 3, तो 13/2 में से 3 घटाएंगे 7/2, b की क्षमता आ जाएगी, और ये काम b से अकेले कराओगे तो 60 में 7/2 से भाग करोगे, ये आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। 13 नंबर के बाद देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न आपको करना है। 13 के बाद प्यारे बच्चों 18 नंबर सवाल है, और 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। 18 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। मैं चारों ऑप्शन लिख दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन में लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन है 18 नंबर है ना, 6 5 4 2 1 7 6, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 7 2 5 3 5 6 6। तीसरा ऑप्शन है 5 6 3 2 6 5 4, और चौथा ऑप्शन है 4 1 8 7 2 9 0।
कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है? प्यारे बच्चों, 4 से भाजता का नियम होता है कि आखिरी का 2 अंक 4 से कट जाए। तो आखिरी का 2 अंक यहाँ देखो, 4 दूनी 8, 1 बचा नहीं कटा, डी ऑप्शन फेल। यहाँ 4 1 कम 4, 14 नहीं कटा, सी ऑप्शन फेल। यहाँ 4 1 कम 4, 2 बचा 26, 4 से नहीं कटेगा, फेल। पहला ऑप्शन एकदम सही है और ये 4 से कट भी रहा है। देखो 4 1 कम 4 3, 4 9 36, ये कट जाएगा आराम से मेरे भाई, ए ऑप्शन लगा लो। पहला ऑप्शन बिल्कुल 4 से कटेगा। 4 के भाजता का नियम हम लोग चेक करते हैं बच्चों, आखिरी का 2 अंक जिसका 4 से कट जाएगा वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए 18 नंबर के बाद अगला आपका है 22 नंबर। ठीक है, 21 नंबर कर लेते हैं, ट्रायंगल गिनने वाला है। ठीक है, चलो ट्रायंगल गिनने वाला कर लेते हैं, हटा दे इसको। चलिए अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। 21 नंबर में आपको ट्रायंगल गिनने वाले सवाल पे लेके आते हैं। देखो 21 नंबर सवाल, जो मैथ और साइंस में है, रीजनिंग में जो ठीक ठाक सवाल लग रहे हैं वो बता दे रहे हैं। ठीक है, निम्न चित्र में कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं, ये बताना है प्यारे बच्चों। और पहले मैं चित्र बना दूं आपका। कुछ इस तरीके से एक डिजाइन है, कोशिश है कि बढ़िया ही बनेगा। ये बना है, इसमें बताना कितने ट्रायंगल हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो हम लोग कैसे गिनते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब विकल्प पे आ जाओ मेरे भाई, 7 तो आपको दिख गया, अब विकल्प में आ जाओ। 6 7 8, तो 6 और 7 तो एकदम फेल हो गया, 8 भी फेल करते। देखो 6 7 तक गिन लिए ना, 7 के बाद इस बड़के वाले को पूरा गिनो ना, बड़का वाला 7 और 1 8 है, 8 हो गया ना भाई। अच्छा, उस बड़े वाले गिनने के बाद 8 के बाद अब बताओ, 8 आपका विकल्प में 6 7 8, अब एक बचा है आखिरी 11, तो 11 नहीं गिनना। अगर 8 के बाद 1 को और आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 9। अच्छा बताओ ये ट्रायंगल है कि नहीं, ये देखो 8 1 9, 9 हो गया ना भाई। अच्छा अगला, ये पूरा एक ट्रायंगल है कि नहीं, 9 और 1 10 हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, 10। और कहीं ट्रायंगल दिख रहा है क्या भाई, देखो ये वाला बनेगा 10 और 1 11, तो मेरे भाई 11 आंसर आएगा। कितने ट्रायंगल हैं, 11 त्रिभुज हैं। तो आपको 11 नहीं गिनना था, 8 के बाद अगर 1 को ज्यादा गिन लिए तो चुपचाप वही आंसर लगा देना है। ठीक है, ज्यादा आपको गिनने का, वहां विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना है। 8 ऑप्शन में है, फिर इसके बाद डायरेक्ट 11 है, तो अगर 8 के बाद 1 को गिन लिए 9, तो फिर 11 लगाना है, चुपचाप लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल 22 नंबर पे आते हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों, आप लोग कमेंट करके बता दो एक बार कि क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, हाँ पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको ऐसे हम करा देंगे, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल पे आते हैं। 22 नंबर सवाल पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के, और ये कह रहा है 0.02 लिख दे रहे क्वेश्चन, 0.02 और 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें, ये आपके पेपर का 22 नंबर प्रश्न है। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, 0.02 और 0.002 के बीच का अंतर। देखो ऐसे हम लोग करते हैं मेरे भाई, 0.02 और 0.002 ये लिख सकते हैं आप। घटाना है मेरे भाई, घटा लो आप।
10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 से 0 गया 1, यहाँ 0 बचा, यहाँ दशमलव, और ये रहा आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर। 0.018 आएगा। 0.018 ऑप्शन नंबर ए में है, तो 22 का ए ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, 22 का ए ऑप्शन सही है। चलो अगला सवाल लेते हैं। इसके बाद आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहे मेरे भाई, आपके इस पेपर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। उस संख्या का चयन करना है जो गणितीय तर्क के आधार पर बाकी से भिन्न है। ठीक है, तो पहला 369 है, दूसरा है 462, तीसरा है 571 और चौथा है 427। तो बच्चों इसमें बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो इसके लास्ट में 2 आया है, मतलब ये सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है ये, इसको इवन नंबर बोलते हैं। बाकी सारे नंबर्स प्यारे बच्चों ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए भिन्न कौन है? ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। बाहुबली वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि बाकी तीनों से भिन्न है। तीनों विषम संख्या है, पहला वाला दूसरा वाला आपका सम संख्या है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन था आपका, जिसका ऑप्शन आपका बी सही है। 25 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका सरलीकरण का सवाल है। 27 नंबर सवाल पे आते हैं। 27 नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपका सरलीकरण का है, और ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से। सरलीकरण के इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से सरल करेंगे, एकदम बिना टाइम गंवाए। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया पूरा बड़ा सा, लिख दे रहे हैं 161 प्लस 19 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 और ये आपका। ठीक है, इसके बाद बताना है इसका मान क्या आएगा। ये प्यारे बच्चों आपका इस पेपर का 27 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन में यहां पे 4 रख रहा हूं। ऑप्शन आप देख लीजिए चारों। पहला है 174, दूसरा 171, तीसरा 172 और चौथा 176। बिल्कुल आसानी से हम लोग प्यारे बच्चों इस सवाल को ख़त्म करेंगे। पहले आप इसको एक बार कोशिश कर लो कि क्या इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा। देखो कुछ करना नहीं मेरे भाई, देखो एकदम आसान कर देते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक, 19 से 2 गया तो 17 आ गया। 19 से 2 गया तो 17 आ गया। अब प्यारे बच्चों 161 और 17 और 1 18, 161 प्लस 18 करेंगे और माइनस का 3 करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 16 और 1 17, 179 का माइनस 3 करेंगे तो बताओ 176 आएगा क्या। किस ऑप्शन में है उसी को लगा देंगे। ऑप्शन डी है, इसको आप लगा देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। 176 आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। ठीक है,
अब जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं बता दें कि आपको पेपर का PDF मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें, शुरू हमने नंबर दिया वीडियो की शुरुआत में, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में टेस्ट दिए हैं उनको दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ से देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में भी लगे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगे हुए सोल्यूशन के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 27 के बाद अगला कौन सा क्वेश्चन जो आपका बताने के लिए है, तो वो क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल को अगर आप पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 30 नंबर सवाल को कि दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति NPA के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो ये मैं पूरा पाई चार्ट आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो पाई चार्ट आपके सामने बना के मैं दिखा देता हूँ। ये आपका है, हम पाई चार्ट बना देते हैं जिससे आपको असुविधा ना हो, ठीक है। ये 30% ए और यहाँ पे मैं 2 खाना बना दे रहा हूँ। ये 5% F, 20% E, फिर यहाँ पे आपको 5% D, 15% C। इसको मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में दिक्कत ना हो। 15% C और ये आपका 25% B। A B C D E और F तक है। अब कह रहा मेरे भाई, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA 300 लाख करोड़ है, तो जब भी कोई भी पाई चार्ट, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई भी पाई चार्ट कोई भी पाई चार्ट प्रतिशत में रहेगा तो आप पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 100% मान के लगाओगे। कितना मान के लगाओगे? 100% मान के लगाओगे। कभी भी पाई चार्ट के अंदर डाटा प्रतिशत में है तो पूरे पाई चार्ट का मान 100%, अगर डाटा भिन्न में है तो पूरा भिन्न 1 मानोगे, अगर डाटा डिग्री में है तो डाटा में 360 पूरे पाई चार्ट का मान मानोगे आप। तो आप बता दो 100% की वैल्यू दिया है सवाल में 300 लाख करोड़। 300 लाख करोड़, ऐसे हिंदी में लिख लो, जीरो नहीं बढ़ा सकते आप। 300 लाख करोड़। अच्छा बताओ 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ हो गया भाई। अब क्या पूछा है? 17 तक बैंक डी के अंतर्गत NPA कितना लाख करोड़ होगा? डी के अंतर्गत, तो मेरे भाई डी का मान 5% है। देखो यही तो है डी का मान, डी के अंतर्गत NPA, तो 1 का मान 5, तो मेरे भाई डी का तो 5% है ना, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 5 तिया 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़, ये रहा आपके इस प्यारे से सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही आसानी से हमने इस सवाल को आपको सिखा दिया। 15 लाख करोड़ आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आया प्यारे बच्चों कि अगर पूरे पाई चार्ट का मान 100% में है तो आप पूरे पाई चार्ट का मान 100 मानोगे और 100 की वैल्यू 300 लाख करोड़ दिया है, ठीक है। 1% की वैल्यू 3 लाख करोड़ और डी वाला निकालना है 5%, तो 1 का मान 3, तो 5 का मान 5 तिया 15, ठीक है। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। ये कौन सा नंबर था भाई? ये क्वेश्चन नंबर 30 था आपका, क्वेश्चन नंबर 30, और 30 का ऑप्शन सी सही है। 30 का ऑप्शन सी सही है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से आते 31 नंबर पे। 31 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों एकदम आसानी से। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है किसी संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या बताइए। मैं लिख दे रहा हूँ सवाल, छोटा सवाल है। किसी संख्या का 35% 91 है,
तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो एकदम 1 सेकंड में हम लोग सवाल को ख़त्म करेंगे। 35% की वैल्यू है 91। 35% की वैल्यू है 91। ठीक है मेरे भाई, एक एक नियम आप बचपन में पढ़े हैं ना, और तरीका बताएंगे आपको। 35% की वैल्यू 91, तो कोई संख्या हमेशा 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। तो 35 कलम का दाम अगर 91 रुपया है, तो 100 कलम का दाम प्यारे बच्चों 91/35 × 100। बस इतना काम करना है। तो 5 सत्ते 35, 20 25 100, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26, 260 प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए ये किस विकल्प में मिलेगा 260। तो प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 का भी ऑप्शन सी सही है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। इसका मैं आपको एक और तरीका सिखाता प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को एक एक नियम समझ नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, देखो एक एक नियम से अलावा मान लेते हैं संख्या x है और x का 35/100 बराबर 91 के। ठीक है लल्ला। अब देखो 5 से 7 से 7 पचे 35, 13 सत्ते 91 और 5 से काटेंगे 20 बार में, तिरछा गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26। ये आपका x मान के भी सवाल लग जाएगा। जैसे कुछ बच्चों को होता है ना कि सुबह से शाम तक में अगर चावल दाल नहीं मिला, सुबह से शाम तक खाने में चावल दाल नहीं मिला तो लगता है आज खाना नहीं खाएं। वैसे अगर मैथ में सुबह से शाम तक पढ़ लिया, एक्स नहीं मिला तो लगता है मैथ में नहीं पढ़े हैं, तो एक्स मान के भी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्यारा सा सवाल लेते हैं, 33 नंबर सवाल लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास का। 33 नंबर सवाल आज की इस प्यारी सी क्लास का लेते हैं। और ये क्या कह रहा है, एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय कितना है। मेरे भाई कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, ठीक है, उसका विपणन व्यय कितना है। तो कह रहा है कर्मचारियों के वेतन पर 65% और उसका मान दे दिया है वेतन का 65,000। तो मेरे प्यारे बच्चों 65% का मनवा दिया है 65,000। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप एक लाइन पढ़ो, देखो कर्मचारियों के वेतन पर 65% और उसके बाद यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो 65% की वैल्यू 65,000, तो 1% की वैल्यू आएगी मेरे भाई 65 एकम 65, 1,000 आएगा। फिर पूछा है तो उसका विपणन व्यय कितना है। विपणन पर 10%, विपणन पर 10%, एक की वैल्यू 1,000, तो 10% की वैल्यू मेरे भाई 1,000 में 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10,000 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से पढ़ेंगे। 65% की वैल्यू 65,000, 1% की वैल्यू 1,000, तो 10% की वैल्यू 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 39 नंबर सवाल पे आते हैं। ये थोड़ा सा ठीक ठाक और कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन जो आपके इस पेपर का है वो थोड़ा सा ठीक ठाक और कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, कह रहा है शांत जल में एक नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको एक काम केवल करना है। माना दोनों स्थानों के बीच की दूरी दी, माना दोनों जहां से जाना और वापस आना है, दोनों स्थानों के
बीच की दूरी d, ठीक है, d मान लिया हमने। अब नाव की नदी की चाल, नदी की चाल ही तो पूछा है, धारा की चाल मतलब नदी की चाल, तो हम लोग मान रहे हैं नदी की चाल x, माना नदी की चाल x, तो नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 15 + x, ठीक है, 15 + x, गैप दोनों में 15 का होना चाहिए। नाव की चाल और नदी की चाल में अंतर 15 का होना चाहिए, तो नाव की चाल 15 ज़्यादा कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है भाई, शांत जल में आने और जाने में लगा समय, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, शांत जल में, पहले शांत जल में गया, शांत जल में आने जाने में लगा समय, समय बराबर होता दूरी बटे चाल। दूरी क्या माने हैं, आने और जाने के बीच की दूरी को माने हैं, सॉरी माना दोनों स्थानों के बीच की दूरी d है। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये दूरी आपकी d है, तो जाएगा d और वापस भी d आएगा, तो आपको आप आना और जाना 2d हो जाएगा। आने और जाने में 2d का समय लगेगा, कितना, सॉरी कितना दूरी चलेगा, 2d चलेगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, समय बराबर दूरी बटे चाल, और अब अगर जाएगा तो केवल नाव की चाल से जाएगा, ठीक है, 15 + x, 15 + x। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और ये समय आपका कितना दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस बना के, आने और जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी आपकी प्यारे बच्चों 2d हो जाएगा, और चाल x + 15, यही वाला जो है, यही वाला जो आपका है, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, x + 15 लिख दो, ठीक है, यही आपका है, केवल नाव की चाल से जाएगा। जाओ घुमाओ, जाओ घूम के, हम 5 मिनट और पढ़ाएंगे फिर चलेंगे साथ में, ठीक है, 5 मिनट खाली बस। और तुम्हें वीडियो में दिखा दें, आओ और वीडियो में दिखा दें, आओ। बोल दो कि मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना, बोलो वहाँ पर, हाँ वहाँ से बोलो, दिख रहा है कैमरे में, कहाँ दिख रहा है, उधर से मम्मी देख रही है, बोलो। नहीं मैं इधर से, अच्छा ऐसे जो पलक करते हो, पलक कर दो, ऐसे कैसे करते हो, उधर देखे कैमरे में, कौन सा, चलो अब थोड़ा सा हम जाओ देख के, अभी अब दिखेंगे हम, थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन खाली पढ़ा दे बस, यही खत्म, पापा मुझे यहाँ पर दिखा दो, वहीं दिखेगा बेटा, रुक जाओ अभी, एक क्वेश्चन खाली बस। हम दिखाई नहीं दे रहे। तो प्यारे बच्चों प्रचार बीच में आ गया था, ठीक है। समय आपका है 2d / x + 15, और ये समय जो आपका लगा है वो 15 घंटे लगा है। कितना घंटे लगा है, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 हो गई। अगले लाइन में क्या कर रहा है, जल प्रवाह में आने जाने में समय, लिख दे रहा हूं देखो, जल प्रवाह में आने जाने में समय, फिर से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और जल प्रवाह में आने जाने में समय 16 घंटे लग रहा है। लेकिन अगर जल प्रवाह में जाएगा तो ध्यान दो, जाएगा तो नाव की चाल नदी की चाल जुड़ेगी ना, d / x + 15 + x, और फिर वापस भी आएगा वही दूरी, लेकिन अब की बार चाल घट जाएगी, x + 15 - x, यही होगा भाई, x + 15 - x, और बराबर 16 घंटा, समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों आपके सामने इतना बड़ा सवाल पेपर में लगाने के लायक नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको बाई ऑप्शन जाके करेंगे। क्या पूछा लास्ट में, पूछा क्या मेरे भाई, लास्ट में पूछा है नदी के प्रवाह की गति, तो नदी के प्रवाह की गति हम लोग 5 अगर मान के चलें, क्या मान के चलें, 5, तो बताओ अगर ये 5 ले लेंगे, देखो माना गो टू ऑप्शन, यहाँ लिख रहे हैं देखो, गो टू ऑप्शन, अगर ऑप्शन से नदी की चाल को 5 ले लें, क्या ले लें, 5 ले लें, तो अगर ये 5 लेंगे तो 15 × 5 = 20, और 20 का गुणा 15 में करेंगे तो कुल दूरी आपकी हो जाएगी, देखो यहाँ से, यहाँ देखो 15 × 5 = 20, और 20 × 15 = 300, और 300 से 2 कटेगा तो आपका हो जाएगा 150, कुल दूरी 150 आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 150, और नाव की नदी की चाल क्या माने 5,
डिस्टेंस 150, नदी की चाल 5। अब चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो अच्छा बताओ, यहाँ 150 लिखें, यहाँ क्या लिखें 150, और हमने नदी की चाल को 5 माना, तो नाव की चाल कितनी होगी 15 5 20। अगर नदी की चाल को 5 मानोगे तो ये अपने आप 20 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 5 5 10 और 15 10 25, और 25 में 150 से भाग लगाओ, 25 में 150 से भाग लगाओ, 25 छक्का 150, 6 घंटा लगा। यहाँ देख लो अगला, यहाँ भी 150 रहेगा दूरी। अब बताओ 5 से 5 गया 0, और 15 से काटेंगे 10 बार में, बताओ 16 घंटा लगा कि नहीं लगा। ऑप्शन से जा रहे हैं, ठीक है, सबसे आसान तरीका है। अब बताओ 15 5 20 यहाँ हो गया, और यहाँ 2D मतलब 300, तो और यहाँ पे 15 बार कटा कि नहीं कटा, तो फिर ऑप्शन से लगा लो नदी की चाल 5 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं, नोट करिए। ये आपको ऑप्शन से आसान पड़ेगा बच्चों, ठीक है, नहीं दिक्कत होगी तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक आखिरी सवाल आज की इस प्यारी सी क्लास का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि रुद्र बेटा थोड़ा सा घूमने का उनको मन कर रहा है, तो वो अब हमको वीडियो बनाने देंगे नहीं वो, तो इसलिए एक आखिरी सवाल करके रुद्र बेटे को घुमा देते थोड़ा सा, ठीक है। फिर कल आपसे चर्चा करेंगे इसी के आगे। बस एक सवाल कर लेते हैं, ये आपका बढ़िया सवाल है। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये बताना प्यारे बच्चों क्या मान होगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए। इसका मैं आपको बगल में ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 5/7, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 7/4, और चौथा ऑप्शन है 2। बस इतना सा काम आपको करना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो बताना है। अच्छा बताओ मेरे बच्चों, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो आप सबको पता है कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। ये तो कोई नई बात है नहीं कि अगर उसने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो पक्षांतर करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं 45 अंश पे। थीटा बराबर 45 अंश लेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के मान 45 अंश पे बराबर होते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों के मान 45 अंश पे बराबर होते हैं। तो अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन की पावर 4 थीटा, तो ये साइन थीटा यानी साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान पहले चेक करा देते हैं आप। साइन 45 अंश का मान होता है प्यारे बच्चों 1/√2, 1/√2, ठीक है। और कॉस 45 अंश का मान भी यही होता है, कॉस 45 अंश का मान भी होता है 1/√2, ठीक है। अगले पे आते हैं, टेन 45 अंश का मान लेते हैं। टेन 45 अंश का मान प्यारे बच्चों होता है 1। इतना बात आप सबको याद रहना चाहिए, साइन कॉस टेन सबका मान आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 1/2 सॉरी 1/√2, 1/√ और 1। अब बताओ प्यारे बच्चों, इस हम ऑप्शन को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो 1/2 की पावर 4, 1/√2 और पावर 4, फिर प्लस 1/√2 पावर 4, और फिर प्लस 1 पे पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो मेरे भाई अगर अंडर रूट का गुणा 4 बार करेंगे ना तो 1/4 हो जाएगा। ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। 1/4 और 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3/2 प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब जिन बच्चों को यहाँ समस्या है, देखो मैं एक रफली काम करके दिखा रहा हूँ। 1/√2, 1/√2,
1/√2 और 1/√2 4 बार करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो 1/2, इसका गुणा करेंगे तो 1/2, 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका हमने रफली वर्क करके दिखा दिया आपको। नोट कर लीजिए, ये आपकी आज की इस प्यारी सी क्लास का आखिरी सवाल था जिसका आंसर 3/2 आ रहा है। तो कल इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत बेहतर प्रश्नों के साथ। पूरा पेपर आपका हल कराएंगे जिसमें साइंस भी हल कराएंगे और मैथ भी हल कराएंगे। तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा और देखने के बाद मेरे बच्चों आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टोरी के रूप में और क्या नाम है स्टेटस के रूप में जरूर शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ। ऑनलाइन क्लासेज मैथ विद कृष्णा और ऑफलाइन क्लासेज कृष्णा क्लासेज पर बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलेंगे।